This is Dilip Pawar, Assistant Professor History, working at Government College Nago. और आज अपन हिस्ट्री में जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो आप लोग लिखो सर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। जो बहुत सारे नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है वो अक्सर इसको पढ़ते हैं कि कौटिल्य ने लिखा क्या। उत्सुकता जागृत करता है ये लोगों के मन में कि कौटिल्य ने वास्तव में क्या लिखा है। तो आप लोग हेडिंग डालो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अभी एक बात मैं आपसे कहना, तो इसमें लोग, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। पहला राज्य नहीं, पहला राजा और उसका मंत्री परिषद। पहला राजा और उसका मंत्री परिषद। दूसरा है दीवानी और फौजदारी कानून। दूसरा है दीवानी और फौजदारी कानून। और तीसरा है अंतर अंतरराज्य कानून। अंतरराज्य, इंटरस्टेट अंतरराज्य कानून, कूटनीति और युद्ध। अंतरराज्य कानून, कूटनीति और युद्ध। अतः यह एक प्रशासन के नियमों की अतः यह एक प्रशासन के नियमों की नियमावली है। अतः यह एक प्रशासन के नियमों की नियमावली है। नियमावली, मैन्यूल, नियमावली है। प्रशासन के नियमों की नियमावली, ठीक है, मैन्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज इसमें युद्ध के नियम, इसमें युद्ध के नियम कौमा रणनीति, इसमें युद्ध के नियम कौमा रणनीति कौमा किलेबद्ध करना, फोर्टिफाई करना, किलाबद्ध, किलाबंदी, 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 कौमा भर्ती प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया आदि का विवरण है। भर्ती प्रक्रिया आदि का विवरण है। भर्ती प्रक्रिया आदि का विवरण है। जैसे मंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए विभिन्न परीक्षण, विभिन्न परीक्षा और परीक्षण का वर्णन कर रखा है। मंत्रियों के लिए विभिन्न परीक्षण का वर्णन कर रखा है। ठीक है, भर्ती किस प्रकार से होगी, किस आधार पर भर्ती होगी, भर्ती के नियम क्या है, तो भर्ती के लिए किस किस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब उस समय लिखित परीक्षा नहीं हुआ करती थी, उसमें अन्य तरीके से परीक्षा ली जाती थी। किसी के गुण है, किसी के स्किल्स है, उनको भापना, फिर उनको भर्ती में शामिल करना। दुनिया में सबसे पहला सिविल सर्विसेज के लिए लिखित एग्जाम कौन से देश में हुआ है, पता है आपको? शायद नहीं पता होगा। दुनिया में जैसे यूपीएससी है ना, इंडिया में आरपीएससी एग्जाम कराती है, उसी प्रकार से दुनिया में प्राचीनतम सिविल सर्विसेज के लिए, नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था कौन से देश में की गई है? कौन सा देश है? नहीं पता होगा। चीन है। चीन में, चीन में एग्जाम हुआ करता था बहुत पहले सिविल सर्वेंट की भर्ती करने के लिए भी, चीन। तो लिखो आप आगे, कौटिल्य ने
हाँ, एक सेकंड। कौटिल्य ने हारे हुए राज्यों की कौटिल्य ने हारे हुए राज्यों की हारे हुए राज्यों के लिए एक नीति घोषित की। कौटिल्य ने हारे हुए राज्यों के लिए एक नीति घोषित की। एक नीति घोषित की जिसका नाम है गैर राज्य हरण। जिसका नाम है गैर राज्य हरण। गैर राज्य हरण, इसको कोमा में इंग्लिश में लिखो, गैर राज्य हरण। ब्रैकेट में लिखो आप आगे नॉन, NON, नॉन, NON, नॉन। फिर एनेक्सेशन, ANNEXATION, ANNEXATION, नॉन एनेक्सेशन। तो ये कौन सी पॉलिसी है? गैर राज्य हरण। एनेक्सेशन की पॉलिसी कौन सी होती है? अगर किसी राजा को हरा दिया तो उसके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लो, उसका हरण कर लो, समझ गए ना, अपने साम्राज्य में शामिल कर लो। लेकिन इसने कौन सी नीति बताई है? उसके उल्टी, गैर राज्य हरण नीति, नॉन एनेक्सेशन पॉलिसी। यानी आप किसी को हराते हो, किसी राज्य को, उसको अपने अंतर्गत शामिल नहीं करो, अपने साम्राज्य में उसको जोड़ो मत, उसको स्वायत्तता दे दो और उसके ऊपर 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 से कंट्रोल रखो। उसको बोलो कि आप सोना चांदी हीरे जवाहरात हमको भिजवाते रहो हर साल का साल, और हम आपको अनुमति देंगे अपने साम्राज्य में राज करने के लिए, समझ गए ना। तो इसको गैर राज्य हरण की नीति कहते हैं, नॉन एनेक्सेशन पॉलिसी। ये क्यों अपनाई जाती थी, कोई बता सकता ना? ये राजा के द्वारा मजबूरी में अपनाई जाती थी क्योंकि दूरियां बहुत होती थी। आप डायरेक्ट उनको कंट्रोल में लेके करोगे भी क्या? वहां पे नियंत्रण ही नहीं रख सकते किसी प्रकार का, है ना। साउथ में कोई स्टेट है, वहां पे जाके राजा क्या करेगा? इतना दूरी का मामला हो गया, प्रशासन ढंग से चल ही नहीं सकता वहां का, केंद्र से, पाटलिपुत्र से। तो इसलिए एक व्यवहारिक नीति थी जिसके बारे में कौटिल्य ने कहा है गैर राज्य हरण, समझ गए ना, नॉन एनेक्सेशन पॉलिसी। इस नीति को कई सारे सम्राटों ने आगे चल के भी अपनाए। अगर अपन बात करें समुद्रगुप्त का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसमें। समुद्रगुप्त ने भी कई सारे राज्यों को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। हाँ, उनसे धन दौलत पैसा लेता रहा, बदले में उनको अथॉरिटी देता रहा, अनुमति देता रहा कि आप अपने राज्य में राज्य कर लो। मतलब जिसको अपन कहते हैं नॉमिनल कंट्रोल, आंशिक रूप से उन्होंने अपना नियंत्रण रखा, पूर्ण नियंत्रण नहीं, आंशिक। कहने को राजा समुद्रगुप्त ही होगा, लेकिन वास्तव में स्वायत्तता वहां के लोकल राजा को ही दी हुई थी, समझ गए ना, मजबूरी थी उसकी। फिर आगे लिखो, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग राज्य के 7 अंग के बारे में वर्णन किया है। जैसे राजा, अमात्य, राजा अमात्य, अमात्य का मतलब है नौकरशाही, जो प्रशासनिक अधिकारी थे। राजा, अमात्य, जनपद, जनपद का मतलब था क्षेत्र, टेरिटरी, दुर्ग। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये वाला सवाल, 20 वर्ड में आपके आ सकता है कि 7 लिंब का वर्णन करो। दुर्ग, फोर्ट हो गया। कोष, कोष का मतलब है ट्रेजरी, खजाना, कोष। दंड, दंड मतलब किसको पनिशमेंट देना, कहीं किसी भी किताब में मिल जाएगा, आप खोलोगे तो ऊपर पहले पहले पन्ने में मिल जाएगा। 7 लिम्स ऑफ स्टेट कौन से हैं? अंग। दंड, दंड मतलब किसी को सजा देना। फिर है मित्र, मित्र का मतलब है आपके मित्र राज्य, जिसके साथ आपका दोस्ताना संबंध है, ऐसे राज्य। तो ठीक है, 7 लिम्स ऑफ स्टेट कौटिल्य के ये है। फिर इसके बाद आगे लिखो, कौटिल्य ने लॉर्ड मैकालू, लॉर्ड मैकालू कौन था? जो अंग्रेज का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, लॉर्ड मैकालू। लॉर्ड मैकालू, मैकेवली कहते हैं ना उसको, हिंदी में मैकालू कहते हैं, लॉर्ड मैकालू।
अंग्रेजी में मैकियावेली कहते हैं। नाम सुना है ना मैकियावेली का? लॉर्ड मैकियावेली, आप लोग सब मॉडर्न इंडिया पढ़ के आए हो, हिस्ट्री पढ़ के आए हो। तो कौटिल्य ने लॉर्ड मैकालू की भांति, लॉर्ड मैकालू की भांति यह कहा कि परिणाम आवश्यक है, कि परिणाम आवश्यक है, न कि उसके लिए अपनाए जाने वाले रास्ते। बहुत बड़ी चीज इसने यहाँ पे कही है कि परिणाम आवश्यक है, न कि उसके लिए अपनाए जाने वाले रास्ते। कि परिणाम आवश्यक है, न कि उसके लिए अपनाए जाने वाले रास्ते। अब आप समझ गए ना कौटिल्य क्या चाह रहा था? कि हर हाल में परिणाम आना चाहिए, राजा को रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, चाहे राजा कोई भी रास्ते अपनाए, उसके लिए किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करे, चाहे वो नैतिक रास्तों का इस्तेमाल करे राजा, चाहे वो अनैतिक रास्तों का इस्तेमाल करे, गलत रास्तों का इस्तेमाल करे, लोगों के खिलाफ अत्याचार करे, तो भी चल जाएगा। लेकिन जो राजा का धर्म है, जो राजा का कर्तव्य है, वो पूरा होना चाहिए। जो राजा के उद्देश्य हैं, जो साम्राज्य के उद्देश्य हैं, साम्राज्य के उद्देश्य क्या है? कि साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहना चाहिए, चाहे उसके लिए जनता के ऊपर अत्याचार हो, जनता के ऊपर खूब सारे करों का भार लाद दिया जाए। समझ गए ना? तो कौटिल्य ये कहता रहा, हर हाल में जो राजा के उद्देश्य, साम्राज्य के उद्देश्य, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के रास्तों का इस्तेमाल किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है रास्ते क्या है। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा, आप सबको पता, महात्मा गांधी ने इसका उल्टा कहा ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि परिणाम भी अच्छे होने चाहिए, रास्ते भी अच्छे होने चाहिए। परिणाम अच्छा तभी निकलेगा वास्तव में जब रास्ते अच्छे होंगे। जब नैतिक आचरण के माध्यम से आप परिणाम को अर्जित करोगे, वो परिणाम वास्तव में अच्छा होगा। तो गांधी ने इसकी उल्टी बात की, और कौटिल्य और मैकालू ने एक नकारात्मक बात कही है यहाँ पे, जो आज के समय में मानी नहीं जाती। क्योंकि अपन सबको पता है, अपन गलत रास्ते के माध्यम से चल के ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अंत में क्या होता है, आप सबको पता है, रिजल्ट उसका खराब ही रहता है। इसके अलावा कौटिल्य ने राजनीति कौटिल्य ने राजनीतिक कौटिल्य ने राजनीति के लिए कौटिल्य ने राजनीति के लिए सभी गलत या सही रास्तों पर मोहर लगाई। कौटिल्य ने राजनीति के लिए सभी गलत या सही रास्तों पर मोहर लगाई। अतः उसने कार्य साधकता अतः उसने कार्य साधकता पर बल दिया। कार्य साधकता, कार्य होना चाहिए, कार्य सिद्ध होना चाहिए हर हाल में, कार्य साधकता पर बल दिया। फिर इसके बाद आप आगे लिखें। कौटिल्य ने सुझाव दिया कि राजकीय शक्तियों को कौटिल्य ने सुझाव दिया कि राजकीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए कौटिल्य ने सुझाव दिया कि राजकीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन, राजकीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः षड्यंत्र अतः षड्यंत्र धोखाधड़ी, षड्यंत्र धोखा देना, करों का भार बढ़ाना आदि
करों का भार बढ़ाना आदि सभी रास्ते जायज हैं। आदि सभी रास्ते जायज हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से कायम करना, सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से कायम करना ताकि ताकि इसका मुनाफा राजा को हो। सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से कायम करना ताकि इसका मुनाफा राजा को हो। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए कोई नैतिक सीमाएं नहीं है। राजा के लिए कोई नैतिक सीमाएं नहीं है। राजा के लिए कोई नैतिक सीमाएं नहीं है। जैसे निर्दोष व्यक्ति का कत्ल, खुफिया सदस्यों का इस्तेमाल, निर्दोष व्यक्तियों का कत्ल, खुफिया सदस्यों का इस्तेमाल आदि सब जायज हैं। आदि सब जायज हैं अगर इससे राजा के हितों की पूर्ति होती है। अगर इससे राजा के हितों की पूर्ति होती है। फिर आगे लिखो, कौटिल्य एक ब्राह्मण था। कौटिल्य एक ब्राह्मण था। इसके बावजूद उसने राज्य के द्वारा मंदिर के खजानों को जब्त करने की बात कही। राज्य के द्वारा मंदिर के खजानों को जब्त करने की बात कही। फिर लिखो, किसी पंथ कल्ट होता है। जैसे पंथ का मतलब है कि कोई देवी या देवता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, स्थानीय देवी या देवता। किसी पंथ का इस्तेमाल करके राज्य के द्वारा पैसे ऐंठना, किसी पंथ का इस्तेमाल करके राज्य के द्वारा पैसे ऐंठना भी जायज है। किसी पंथ का इस्तेमाल करके राज्य के द्वारा पैसे ऐंठना भी जायज है। यानी राज्य खुद एक लोकल देवी देवताओं का मंदिर बना दे, लोग वहां पे आके दान दक्षिणा दें और उस दान दक्षिणा को राज्य अपने लिए इस्तेमाल करे। बहुत होशियार आदमी था कौटिल्य। हर तरीके से राज्य का खजाना पूरा भरा होना चाहिए। अगर राज्य के पास खजाने नहीं है तो राज्य अपना कार्य कैसे करेगा? तो पहली प्रायोरिटी यह है कि खजाना भरा रहे राज्य का। फिर आगे लिखो, कौटिल्य ने नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हेतु निम्न वर्ग के लोगों को बसाने को कहा। निम्न वर्ग के लोगों को बसाने को कहा। अतः
इस वर्ग के साथ भेदभाव की संभावना, अतः इस वर्ग के साथ भेदभाव की संभावना हमेशा बनी रही। अतः इस वर्ग के साथ भेदभाव की संभावना हमेशा बनी रही। समझ आया ना कौटिल्य क्या कह रहा था? क्योंकि किसी भी राज्य के लिए कृषि का विस्तार होना जरूरी है। जब तक नए नए क्षेत्रों में कृषि का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं हो पाएगा बहुत अच्छा। और राज्य को हमेशा फसलों के उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो राज्य को कर मिलेगा, उससे आमदनी होगी, दूसरा लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती की राज्य की हमेशा कोशिश रही कि नए नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार किया जाए। लेकिन किया कैसे जाए? तो इसके लिए इसने रास्ता सुझाया कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा कि आप नए क्षेत्रों को चिन्हित करो और वहां पे कृषि का कार्य करने के लिए एक समुदाय विशेष को भेजो। और समुदाय विशेष कौन होगा? निम्न वर्ग के लोगों को भेजो वहां पे, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए उसने निम्न वर्ग के लोगों का चयन किया। शूद्रों को भेजो उन क्षेत्र में खेती करने के लिए, ताकि वो शांति से जाके वहां पे खेती का कार्य कर ले, अपने स्थान को छोड़ के नए स्थान पे चले जाएं। जो विद्रोह नहीं करे, जो विरोध नहीं करें। इसलिए उसने निम्न वर्ग को इसलिए चुना है। और जब निम्न वर्ग को चुना गया इस कार्य के लिए, तो भेदभाव की संभावना हमेशा बनी रही। उनके एक्सप्लॉयटेशन की, उनके खिलाफ अत्याचार की संभावना हमेशा बनी रही। तो हर तरीके से राज्य का फायदा होना चाहिए, कौटिल्य का ये मानना था। फिर इसके बाद लिखो, कौटिल्य कुछ सकारात्मक बात भी करता है। कौटिल्य कुछ सकारात्मक बात भी करता है। जैसे सभी विद्रोह का बीज, जैसे सभी विद्रोह का बीज गरीबी में होता है। सभी विद्रोह का बीज गरीबी में होता है। अतः राजा का कर्तव्य है, यहां सकारात्मक बात कर रहा है, अतः राजा का कर्तव्य है कि वह साम्राज्य से गरीबी हटाने का प्रयास करे। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह साम्राज्य से गरीबी हटाने का प्रयास करे। लेकिन प्रयास करे, लेकिन कौटिल्य की यह सोच लेकिन कौटिल्य की यह सोच मानवीय आधार पर नहीं थी। कौटिल्य की यह सोच मानवीय आधार पर नहीं थी। वह वास्तव में विद्रोह की संभावनाओं का दमन करना चाहता था। वह वास्तव में विद्रोह की संभावना का दमन करना चाहता था। अब बात तो समझ गए ना? कौटिल्य ने जरूर कहा कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका कारण क्या बताया है? इसलिए नहीं कि जनता का भला होगा इसलिए गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गरीबी से विद्रोह पनपता है। जो लोग गरीब होते हैं वही विद्रोह करते हैं राजा के खिलाफ। तो इस कारण से उसने कहा जो पोवर्टी है, जो गरीबी है, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें भी उसने राजा का हित देखा, लोगों का हित नहीं देखा। समझ गए ना क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कौटिल्य की सोच क्या थी उसके पीछे? उसने मानवीय आधार पर नहीं कहा ये कि साम्राज्य से गरीबी हटाओ, लोगों का भला करो। उसने इसलिए कहा क्योंकि राजा सुगमता से अपना प्रशासन चला सकता है, विद्रोह की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए राजा को गरीबी हटानी चाहिए। सोच का फर्क आ गया ना यहाँ पे। फिर आगे देखो, कौटिल्य ने तत्कालीन समय की कौटिल्य ने तत्कालीन समय की वैज्ञानिक प्रगति के उदाहरण भी दिए हैं। कौटिल्य ने तत्कालीन समय की वैज्ञानिक प्रगति के उदाहरण भी दिए हैं। जैसे लोहा बनाने की कला, जैसे लोहा बनाने की कला, जैसे लोहा बनाने की विधि, लोहा बनाने की विधि, कौमा आर्थिक क्षेत्र में
कौमा आर्थिक क्षेत्र में श्रेणियों का योगदान, आर्थिक क्षेत्र में श्रेणियों का योगदान जिससे जिससे तकनीकी विद्या, जिससे आर्थिक क्षेत्र में श्रेणियों का योगदान जिससे तकनीकी विद्या आसानी से सिखाई जा सके, जिससे तकनीकी विद्या आसानी से सिखाई जा सके। इसके अतिरिक्त वह ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल, इसके अतिरिक्त वह ज्वलनशील पदार्थों की संरचना की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त वह ज्वलनशील पदार्थों की संरचना की जानकारी देता है। कौमा ज्वलंत मिसाइल होती है ना, ज्वलंत मिसाइल के उपयोग की भी जानकारी देता है। ज्वलंत मिसाइल के उपयोग की भी जानकारी देता है। ये मिसाइल आज के समय की मिसाइल नहीं है, उस समय की जो मिसाइल जो अपन बारूद से भरा हुआ अपन गोला जिसको समझ सकते हैं, जो प्रोजेक्टाइल के माध्यम से फेंका जाता है, उसमें तोप भी नहीं थी मौर्य काल में। प्रोजेक्टाइल अपन किसे कहते हैं, जैसे जो गुलेल का मैकेनिज्म होता है ना, गुलेल अपन खींच के पत्थर मारते हैं, उसी प्रकार से जो आग के गोले कह सकते हैं, बारूद के गोले कह सकते हैं, उनको दुश्मन की सेना की तरफ फेंकने का तरीका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसेंडियरी मिसाइल, यानी ज्वलनशील मिसाइल के उपयोग की जानकारी भी देता है। फिर आगे लिखो कौटिल्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, कौटिल्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था, कौटिल्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था कौमा दास व्यवस्था, कौमा दास व्यवस्था, कौमा समाज के अनेक वर्ग, कौमा समाज के अनेक वर्ग आदि की जानकारी देता है, आदि की जानकारी देता है। तो देखो यहां पे कौटिल्य ने बात की दास व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो दास व्यवस्था रही है और जो यूरोप में जो दास व्यवस्था रही है, उसमें बहुत अंतर है। ये आप आगे जाके हिस्ट्री पढ़ोगे पीजी के अंदर या कभी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके सामने ये वाला संदर्भ आएगा। भारत की दास व्यवस्था और यूरोप की दास व्यवस्था बिल्कुल अलग है। तभी जब मेगास्थनीज भारत में आया तो मेगास्थनीज ने क्या कहा कि भारत में दास व्यवस्था है ही नहीं, मेगास्थनीज गलत था। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी जानकारी है। मेगास्थनीज ने क्या कहा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वास्तव में थी। क्यों मेगास्थनीज को ऐसा लगा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है? क्योंकि उसके वहां पे दास व्यवस्था का स्वरूप बिल्कुल भिन्न था, समझ गए ना। तो भारत में आके यहाँ की दास व्यवस्था को पहचान ही नहीं पाया। अब वो फर्क क्या है? देखो भारत में दासों का बहुत सीमित उपयोग हुआ है और बहुत ही लिमिटेड सीमित उपयोग हुआ है दासों का, जैसे किसी के घर पे एज ए नौकर काम करना, ठीक है, घरेलू कार्यों में सहयोग करना, तो बहुत लिमिटेड वे में यहाँ पे दासों का उपयोग हुआ है। लेकिन यूरोप में क्या हुआ, दासों का बहुत ही वृहद स्तर पे उपयोग हुआ है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में उपयोग हुआ है, आर्थिक उत्पादन में बड़े स्तर पे दासों का उपयोग हुआ है। वहां पे दासों के खिलाफ अत्याचार भी कहीं ज्यादा हुए हैं यूरोप के अंदर। लेकिन भारत में जो दास प्रणाली है वो बिल्कुल भिन्न है, सीमित है। इसलिए जब मेगास्थनीज आया वो यहाँ पहचान ही नहीं पाया कि भारत में दास व्यवस्था है या नहीं, तो उसने अपने अकाउंट पे लिखा है भारत में दास व्यवस्था नहीं है। तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है। आप समझ गए ना फर्क क्या? बहुत सीमित वे में यहाँ पे दासों का इस्तेमाल हुआ है कि विदेशियों को नजर भी नहीं आते थे कि भारत में दास व्यवस्था है या नहीं है। यानी भारत के दासों की स्थिति काफी बेहतर थी यूरोप के दासों की बजाय, क्योंकि वहां पे बड़े स्केल पे उनको प्रयोग किया गया उत्पादन के लिए, बड़े स्तर पे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसी के साथ ही हम आज का अपना ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत